हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा। तो आज इस वीडियो में मिर्गी यानी एपिलेप्सी हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक खतरनाक बीमारी है, यानी इसे क्रॉनिक डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। मिर्गी की बीमारी सभी उम्र के लोगों में देखा गया है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो यानी नवजात शिशु हो या तो फिर एक ओल्डर एज का व्यक्ति हो, सभी लोगों में मिर्गी की बीमारी देखी गई है। लेकिन यह मिर्गी की बीमारी से यंगर चिल्ड्रन और ओल्डर पीपल काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, यानी यह मिर्गी की जो बीमारी है वो यंगर चिल्ड्रन में ज़्यादा देखी गई है और जो ओल्डर एज के व्यक्ति होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। मिर्गी के जो दौरे होते हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं। पहला, या तो आपके हाफ ब्रेन को प्रभावित करता है और दूसरा दौरा वैसा होता है जो आपके पूरे ब्रेन को प्रभावित कर सकता है। तो जो पूरे ब्रेन को प्रभावित करता है उसे थोड़ा खतरनाक दौरा माना जाता है और जो आपके हाफ ब्रेन को प्रभावित करता है उसे भी खतरनाक माना जाता है, लेकिन वो थोड़ा कम खतरनाक होता है। कुछ स्टडी में ये भी पाया गया है कि मिर्गी की जो बीमारी है यानी एपिलेप्सी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कुछ ज़्यादा देखा गया है। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से एपिलेप्सी के बारे में जानकारी दी जाएगी। एपिलेप्सी से कोई भी व्यक्ति क्यों ग्रसित हो रहा है, आखिर क्या कारण है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स के बारे में क्योंकि इसके दो तरीके से सिम्टम्स देखे गए हैं। आंशिक तौर पे जो दौरे आते हैं उसके अलग सिम्टम्स होते हैं और जो गंभीर तौर पे दौरे आते हैं उसके कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं। तो इसके सिम्टम्स के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। मिर्गी ट्रिगर किस तरीके से कर सकता है, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और किसी भी चीज़ से आप परेशान होते हैं तो क्या मिर्गी ट्रिगर हो जाएगा, उसी समय आपको दौरे आ सकते हैं। अचानक से दौरे कैसे आते हैं, किसी भी चीज़ से मिर्गी ट्रिगर होती है और उसके बाद दौरे आते हैं, तो मिर्गी किस तरीके से ट्रिगर हो सकती है इसके बारे में एंड इसके ट्रीटमेंट और कुछ मेडिसिन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। कहा जाता है द ह्यूमन ब्रेन इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन एपिलेप्सी, यानी आपका दिमाग ही आपके मिर्गी की वजह बना हुआ है। अगर आपके ब्रेन में किसी भी तरह का इन्फेक्शंस है, प्रॉब्लम है, तो आप मिर्गी की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो पहले जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। आखिर किन कारणों के वजह से कोई भी व्यक्ति एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है। इसके कई सारे वजह हो सकते हैं, कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं और सभी कॉजेज़ अलग अलग होते हैं। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से अफेक्ट होता है तो इसके कुछ अलग कॉजेज़ देखे गए हैं। अगर कोई चाइल्ड इन्फेंट न्यू एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके कुछ अलग कॉजेज़ देखे गए हैं। उसी तरीके से अगर कोई एडल्ट या ओल्ड पीपल मिर्गी की बीमारी से ग्रसित होता है तो उसमें कुछ अलग कॉजेज़ देखे गए हैं। लेकिन इसका जो मेन कॉजेज़ है और काफ़ी कॉमन कॉजेज़ है वो है ब्रेन इन्फेक्शन। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का इन्फेक्शंस है या तो फिर आपको ब्रेन ट्यूमर है, आपको ब्रेन की कोई भी बीमारी है, तो आप एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा है जेनेटिकल प्रॉब्लम। जेनेटिकल प्रॉब्लम भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। अगर आप अपना हिस्ट्री उठाएं, आपके दादा परदादा किन्हीं को भी अगर ये मिर्गी की बीमारी है तो मोस्टली चांसेस है कि वो आप में ट्रांसफ़र हो जाए। तो जेनेटिकल भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है मिर्गी की बीमारी होने का। हेड इंजरी भी इसका एक मेन कारण माना जाता है। अगर आपको कभी भी हेड इंजरी हुई है तो आप मिर्गी की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। 65 साल के जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं उसमें स्ट्रोक कॉमन कॉजेज़ माना गया है। अगर 65 साल के कोई बुज़ुर्ग है, उससे ऊपर के कोई बुज़ुर्ग है, उसमें स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती है तो वहाँ पे ये काफ़ी कॉमन माना जाता है, वो बुज़ुर्ग एपिलेप्सी जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो आप जान लेते हैं अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है और एपिलेप्सी के दौरे उसमें आते हैं तो ये किन कारणों की वजह से आता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी उनमें एपिलेप्सी के दौरे आने शुरू हो, अचानक से एपिलेप्सी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है वो है ब्रेन मैलफॉर्मेशन। ब्रेन मैलफॉर्मेशन उसे कहते हैं जब बच्चा अपनी माँ के गर्भाशय में रहता है तो उस सिचुएशन में उसका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। डेवलप नहीं होने के कारण वो बर्थ लेता है, जिसके कारण उसे एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी ग्रसित हो जाती है और एपिलेप्सी के दौरे देखे गए हैं।
ब्रेन मेलफॉर्मेशन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण भी होता है और डेवलपमेंट प्रॉब्लम के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो अगर किसी न्यू बॉर्न बेबी का ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है तो उस सिचुएशन में एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे देखे गए हैं। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी भी एक वजह मानी जाती है। अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उस सिचुएशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहाँ पे भी एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी के दौरे देखे गए हैं। अगर कोई बच्चा में ब्लड शुगर की कमी हो जाए, कैल्शियम, मैग्नीशियम या तो फिर अदर इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे भी एपिलेप्सी के दौरे देखे गए हैं। मेटाबॉलिज्म को भी एक मेन कॉजेज माना गया है। अगर किसी भी न्यू बॉर्न बेबी में मेटाबॉलिज्म उसका सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पे भी एपिलेप्सी के दौरे देखे गए हैं किसी भी न्यू बॉर्न बेबी में। तो ये कुछ मेन कॉजेज़ थे जिसके कारण कोई भी न्यू बॉर्न बेबी एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो आप जानते हैं चिल्ड्रन के बारे में, आखिर कोई भी चिल्ड्रन एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित कैसे होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण हैं जिसके वजह से चिल्ड्रन ग्रसित हो रहे हैं एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से। क्योंकि चिल्ड्रन और बुजुर्गों में ही एपिलेप्सी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो कोई भी चिल्ड्रन अगर एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहा है तो उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है वो है ब्रेन इन्फेक्शन। अगर कोई भी चिल्ड्रन ब्रेन इन्फेक्शन से ग्रसित है या तो फिर ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है या तो फिर उसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा विक्षिप्त है, कोई भी बच्चा अगर उसके पास दिमाग की कमी है, कहा जाता है विक्षिप्त है अगर दिमाग से, तो वहाँ पे एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। या तो फिर ब्रेन की कोई भी बीमारी से ग्रसित है या तो फिर ब्रेन ट्यूमर है, वहाँ पे भी मिर्गी के दौरे देखे गए हैं। जेनेटिकल प्रॉब्लम भी एक मेन प्रॉब्लम माना जाता है। अगर उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उस बच्चे में भी मिर्गी की जो बीमारियां हैं वो ट्रांसफ़र हो जाए। फीवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर कोई भी बच्चा काफ़ी तेज़ हाई फीवर है उसे और काफ़ी दिनों से फीवर की समस्या से ग्रसित है तो वहाँ पे भी मिर्गी के दौरे देखे गए हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर आप कोई भी बच्चा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ना ही तो ब्रेन इन्फेक्शन है, ना ही तो उसे फीवर है, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन उसमें हो सकता है। मतलब उसे ना तो प्रोटीन प्रॉपर ढंग से मिल रहा है, ना ही तो विटामिन्स और ना ही तो मिनरल्स प्रॉपर वे में उसे डाइट में दिया जा रहा है, जिसके कारण एपिलेप्सी की बीमारी देखी गई है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण बच्चों में एपिलेप्सी की बीमारी, एपिलेप्सी के जो दौरे हैं वो देखे गए हैं। तो आप जानते हैं एडल्ट में किन कारणों की वजह से एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी के दौरे देखे गए हैं। तो इसमें से जो मेन है वो है जेनेटिकल प्रॉब्लम। जेनेटिकल प्रॉब्लम सभी एपिलेप्सी के दौरे में कॉमन देखा गया है। एंड हेड इंजरी, हेड ट्यूमर और हेड इन्फेक्शन। अगर आप दिमागी बीमारी से ग्रसित हैं, ब्रेन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, चोट लगा है, तो वहाँ पे भी एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। अब जान लेते हैं ओल्डर पीपल में, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकल प्रॉब्लम पूरी तरीके से गॉन हो जाता है। एल्डर पीपल में जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी ओल्डर बुजुर्ग पीपल एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी के दौरे से गुजर रहा है तो उसमें स्ट्रोक एक कॉमन कॉजेस माना जाता है। अगर कोई भी स्ट्रोक की बीमारी उसे होता है, हृदय आघात होता है, तो वहाँ पे एपिलेप्सी के दौरे उसमें आ सकते हैं। अल्जाइमर एक मुख्य कॉजेस माना जाता है ओल्डर पीपल के लिए। एंड हेड ट्यूमर, हेड इंजरी एंड हेड इन्फेक्शन। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो न्यू बॉर्न बेबी, चिल्ड्रन, एडल्ट और बुजुर्गों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो आप जान लेते हैं एपिलेप्सी के कुछ सिम्टम्स के बारे में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। मिर्गी के कुछ लक्षणों के बारे में। अगर कोई व्यक्ति मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसे देखकर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो व्यक्ति मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है जब तक आप उसके दौरे देख न लें। क्योंकि मिर्गी के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है, वो मुख्य रूप से उसके दौरे आना और मुंह में झाग आना, दौरे के साथ साथ मुंह में झाग आना, इसे मुख्य माना गया है। लेकिन दौरे के दौरान भी काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो मिर्गी के जो दौरे आते हैं वो मोस्टली दो तरह के हो सकते हैं।
आंशिक तौर पे दौरे आना और जटिल तौर पे दौरे आना। यानी एक दौरा ऐसा होता है जो बिल्कुल भी आंशिक तौर पर आता है और दूसरा काफ़ी सीवियर होता है। तो आंशिक तौर पे जो दौरे आते हैं उसमें हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, झुनझुनी होती है, काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी होती है हाथ पैरों में, सर में चक्कर आना शुरू हो जाता है, एक अजीब तरीके के पूरे शरीर में ऐंठन महसूस शुरू हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वाद, गंध, किसी के स्पर्श होने से ये सभी चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम्स आंशिक तौर पर जो दौरे आते हैं उसमें देखे गए हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सभी सिम्टम्स होते हैं आंशिक तौर पर जो दौरे आते हैं। लेकिन जो सीवियर दौरे होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार उस दौरे को देख ले तो वो काफ़ी ज़्यादा डर सकता है। सीवियर दौरे में जो सिम्टम्स होते हैं वो भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। उसके पलकें एक जगह पर स्थिर हो जाती हैं। अगर उसके पलकों को आप हिलाना डुलाना चाहें, अगर आप उसे कहीं और दिखाने की कोशिश करना चाहें तो वो नहीं देख सकता है। वो एक जगह पर उसके पलकें टिक जाती हैं, मांसपेशियों में अकड़न हो जाता है। उनकी जो सीवियर दौरे होते हैं उस वजह से मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा अकड़न आ जाता है। मुंह और आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं उसमें वो फड़कना शुरू हो जाता है। मुंह और आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो फड़कना शुरू हो जाता है। पूरे शरीर में धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैल जाता है। या तो मुंह और आँखों से शुरू होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है, या तो फिर हाथ फड़कना शुरू होता है, उसके बाद पूरे शरीर में वो फैल जाता है। हाथ और पैर पूरी तरीके से अकड़ जाता है। अगर आप मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसके जो हाथ और पैर होते हैं वो पूरी तरीके से अकड़ जाते हैं। अगर उनके हाथ और पैरों को आप मोड़ना चाहें तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कत से उनके हाथ और पैर मुड़ते हैं। मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। झटके के दौरान मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। सांसें तेज़ हो जाती हैं। जब झटके आते हैं तो उनकी जो सांसें होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। पूरे शरीर में कपकपी होने लगता है। झटके के दौरान ये भी देखा गया है कि अगर आँख और मुंह जो फड़क रहा है उस दौरान पूरे शरीर में अचानक ही कपकपी पैदा हो जाती है। पूरा शरीर सख्त हो जाता है और जो चेहरा है और गर्दन और बाहें हैं उसमें एक अजीब तरीके के झटके शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो सीवियर दौरे के दौरान देखा गया है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। अगर इस तरह के दौरे कभी भी आप देखें तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिलें, देर कभी भी ना करें। एपिलेप्सी के दौरे जब खत्म होते हैं तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार है। या तो फिर एपिलेप्सी के दौरान जो घटनाएं घटती हैं वो कुछ भी आपको याद नहीं रह सकती हैं। एपिलेप्सी के दौरे जब खत्म होते हैं तो कमजोरियां काफ़ी ज़्यादा होती है, कमजोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण व्यक्ति उठकर चल भी नहीं सकता है। उसके लिए अलग से कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब जानते हैं एपिलेप्सी ट्रिगर किस तरीके से करता है, यानी एपिलेप्सी से जो व्यक्ति ग्रसित है उसमें दौरे अचानक से कैसे आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एपिलेप्सी से ग्रसित है तो कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिसे हमेशा उसे याद रखने की आवश्यकता होती है। तो मोस्टली एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें नींद लेने की, पूरी नींद लेने की काफ़ी आवश्यकता होती है। 7 से 8 घंटों की जो नींद होती है वो पूरा नींद लें। अगर कोई व्यक्ति एपिलेप्सी से ग्रसित है और वो पूरा नींद नहीं ले रहा है तो वहाँ पे उसकी जो एपिलेप्सी है वो ट्रिगर कर सकती है, उसे एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। फीवर काफ़ी बड़ा मैटर करता है। अगर कोई बच्चा एपिलेप्सी से ग्रसित है और वो उसे बुखार लगता है तो वहाँ पे उसकी एपिलेप्सी ट्रिगर कर सकती है, उसे एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं और ये काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है अगर कोई बच्चा फीवर से ग्रसित है। इसीलिए अगर कोई बच्चा एपिलेप्सी से ग्रसित है और उसे फीवर आ रही है तो उस फीवर को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि फीवर के दौरान एपिलेप्सी के दौरे काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। तनाव, अत्यधिक चिंता करना, ये भी एपिलेप्सी को ट्रिगर करता है। अगर कोई एडल्ट व्यक्ति एपिलेप्सी से ग्रसित है और वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, तो वहाँ पे भी एपिलेप्सी उसका ट्रिगर हो सकता है।
न्यूट्रिशन की कमी, यानी कोई बच्चा अगर एपिलेप्सी से ग्रसित है तो अगर उसे पौष्टिक फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, उसे मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, जो भी भोजन उसे ग्रहण करवाया जा रहा है, जो भी डाइट उसे दिया जा रहा है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, यानी पौष्टिक फूड नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी एपिलेप्सी ट्रिगर हो सकता है। कुछ दवाओं के कारण भी एपिलेप्सी ट्रिगर होते हुए देखा गया है। तो कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जहां पे आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट और कुछ मेडिसिन के बारे में। एपिलेप्सी एक ब्रेन और जेनेटिकल बीमारी होने के कारण इसे हमेशा के लिए ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके जो दौरे होते हैं उसे ज़रूर कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोगों में एपिलेप्सी की जो मेडिसिन होती है वो कुछ दिनों तक चलाने की आवश्यकता होती है, और कुछ लोगों में इसकी जो मेडिसिन होती है वो हमेशा के लिए चलाने की आवश्यकता होती है। यानी कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनमें एपिलेप्सी के दौरे जल्दी जल्दी आते हैं, उनमें जो मेडिसिन है वो हमेशा के लिए निरंतर चलाने की आवश्यकता होती है, और कुछ लोगों में जो दौरे होते हैं वो काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, उनमें कुछ दिनों तक इसके मेडिसिन चलाने की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो मेडिसिन्स है वो मोस्टली गाबापेंटिन एक मेडिसिन है, गाबापेंटिन तो मिर्गी के दौरान चलाने वाली दवाइयाँ होती हैं। गाबापेंटिन, क्लोनाजेपाम, प्रेगावलिन एंड लोराजेपाम जैसी जो मेडिसिन्स होती हैं उसे मिर्गी के दौरान चलाने की आवश्यकता होती है, और भी कई सारी मेडिसिन्स की आवश्यकता होती है जो मिर्गी के दौरान चलाई जाती है। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं वो से इम्पॉर्टेंट माना गया है एपिलेप्सी के लिए। तो इन दवाओं का इस्तेमाल कभी भी आप अपने घर पर ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको इस दौरान इस तरह के दौरे आते हैं, या तो फिर आंशिक तौर पे दौरे आते हैं या तो फिर सीवियर दौरे आते हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात करें, उनसे अपने हिस्ट्री के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएं, या तो फिर ब्रेन फंक्शन के बारे में बताएं, आपको ब्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है उसके बारे में बताएं। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आपको डॉक्टर्स को बताने की आवश्यकता हो सकती है, तब जाकर इन दवाओं में से किन दवाओं को उसे चूज करना है, उस डॉक्टर्स को कौन सी दवा आपको देनी है, गाबापेंटिन देनी है, क्लोनाजेपाम, प्रेगावलिन या तो फिर लोराजेपाम देनी है, कौन सी दवाइयाँ आपको चलेगी वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो ये कुछ मेडिसिन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है एपिलेप्सी के दौरान। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।